नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय की जो आने वाले समय में मेंटेनेंस से जुड़े लगभग हर मुकदमे को प्रभावित करेगा। 31 जुलाई यानी कल ही का जजमेंट है, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यदि कोई पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस मांगती है और पति यह आरोप लगाता है कि पत्नी व्यभिचार एडल्ट्री में रह रही है, तो क्या अदालतें पहले मेंटेनेंस देंगी और बाद में इस आरोप पर विचार करेंगी, या पहले यह तय करेगी कि आरोप में प्रथम दृष्टया दम है या नहीं? यही प्रश्न माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस निर्णय में था। इस निर्णय में न्यायालय ने केवल मेंटेनेंस लॉ की व्याख्या ही नहीं की, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, प्राइवेट डिटेक्टिव्स, सेक्शन 65B तथा प्राइवेसी जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत टिप्पणी की है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस निर्णय का उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में निर्णय हमारे पक्ष में प्रभावी सिद्ध हो सकता है। हालांकि यह जो हम वीडियो बना रहे हैं यह सिर्फ एक जानकारी के पर्पस के लिए है। किसी भी निर्णय को आप तक पहुंचाने का हमारा दायित्व है। निर्णय की डिटेल हम अंत में बिल्कुल वीडियो को देते हैं। उस डिटेल्स को पढ़ने से आपको निर्णय मिल जाएगा। तो किसी भी निर्णय पे पहुंचने के लिए कि आपके लिए उपयोगी है या नहीं, निर्णय का पूरा अध्ययन आपके लिए आवश्यक है। हमारा उद्देश्य से आपको जानकारी देना है। पूरे निर्णय को आप PDF के रूप में किसी माध्यम से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप उसे सर्च करके पूरा निर्णय पढ़ें। और कोई जानकारी तो जो भी आपके अधिवक्ता हो उनसे आप विचार विमर्श भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस निर्णय के मामले को समझते हैं। इस मामले में पति और पत्नी का विवाह वर्ष 2014 में हुआ। कुछ वर्षों बाद दोनों के बीच गंभीर विवाद उत्पन्न हो गए, मतभेद उत्पन्न हो गए और वर्ष 2020 में पत्नी अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी। इसके बाद पत्नी ने सेक्शन 125 CRPC के अंतर्गत मेंटेनेंस का आवेदन प्रस्तुत किया। दूसरी ओर पति ने आरोप लगाया कि पत्नी व्यभिचार पूर्ण यानी कि संबंध एडल्ट्री में रह रही है। इस आधार पर कि पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, पति ने 125 का सब क्लॉज 4 यानी कि उपधारा 4 CRPC के तहत आवेदन प्रस्तुत किया और कहा कि यदि पत्नी वास्तव में व्यभिचार में रह रही हो, एडल्ट्री में रह रही हो, तो कानून स्वयं उसे मेंटेनेंस प्राप्त करने से वंचित करता है। यानी कि अगर पत्नी ही व्यभिचार में रह रही है तो कानून उसे मेंटेनेंस प्राप्त करने से वंचित करता है। इसलिए पहले इस प्रश्न का निर्णय किया जाए और उसके बाद ही मेंटेनेंस पर विचार हो। यानी कि अगर जो कानून में लिखा है कि पत्नी व्यभिचार में रह रही हो, एडल्ट्री में रह रही हो, तो 125 की उपधारा 4 कहती है कि उसे भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। अब प्रश्न यह था कि प्रश्न क्या था कि पति ने सेक्शन 125(4) CRPC के अंतर्गत यह आवेदन किया कि पत्नी एडल्ट्री लिविंग इन एडल्ट्री में रह रही है, व्यभिचार पूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है, तब ट्रायल कोर्ट को क्या करना चाहिए था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। पति ने केवल मौखिक आरोप नहीं लगाए, उसके अनुसार उसने फोटोग्राफ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए। कहा कि पहले इन साक्ष्यों पर विचार किया जाए, क्योंकि यदि 125(4) लागू हो जाता है तो पत्नी को मेंटेनेंस पाने का पात्र ही नहीं होगी। यानी कि अगर यह ही साबित हो जाता है कि वह एडल्ट्री में रह रही है तो 125(4) के अंतर्गत वह मेंटेनेंस पाने की तो अधिकार नहीं रहेगी।
लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कहा अभी इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती, यह प्रश्न अंतिम सुनवाई के समय तय होगा। यानी कि जब ट्रायल चलेगा तो अंतिम सुनवाई के समय जब साक्ष्य आ जाएगा तब तय होगा। फिलहाल अंतरिम भरण पोषण के आवेदन पर आगे बढ़ा जाएगा। यानी कि अभी फिलहाल इंटरिम मेंटेनेंस का हम फैसला करने जा रहे हैं, और इंटरिम मेंटेनेंस के फैसले पर अभी हम ये नहीं देख रहे कि अडल्ट्री में रह रहे नहीं रह रहे, ये तो एविडेंस से तय होना है। अगर एविडेंस जब आनी है तो तय हो जाएगा, अंतिम निर्णय में तय कर देंगे। फिलहाल तो इंटरिम मेंटेनेंस दी जानी चाहिए। इसके बाद पति हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने भी लगभग यही दृष्टिकोण अपनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो अनिवार्य करता हो कि एडल्ट्री के प्रश्न को प्रिलिमिनरी इशू की तरह पहले तय किया जाए। जैसे दीवानी सिविल में होता है ना कि जो प्रारंभिक भाई आदेश 14 में जो सिविल में बताया गया है कि प्रारंभिक इश्यूज को पहले तय कर लिया जाना चाहिए, जो प्रारंभिक इश्यूज है, तो हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह अनिवार्य करता हो कि एडल्ट्री के प्रश्न को प्रिलिमिनरी इशू की तरह पहले तय किया जाए। इसलिए दोनों पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करें और अंतिम रिपोर्ट के समय इस मुद्दे का निस्तारण किया जाएगा। यहीं से यह मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, जिसका फैसला 31 जुलाई यानी कि कल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा कानूनी प्रश्न था कि इस अपील में सिर्फ इतना प्रश्न था कि पत्नी को मेंटेनेंस मिले या नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ प्रश्न इतना ही नहीं है कि पत्नी को मेंटेनेंस मिले या नहीं, बल्कि वास्तविक प्रश्न यह है, मतलब यह प्रश्न नहीं है कि पत्नी को मेंटेनेंस दी जाए नहीं दी जाए, सिर्फ प्रश्न यह है कि यदि पत्नी व्यभिचार में रह रही हो और पति सेक्शन 125(4) के अंतर्गत कानूनी निषेध का दावा करता है, तो क्या न्यायालय उस प्रश्न को अंतिम निर्णय तक ले जा सकता है? असली प्रश्न क्या है कि यदि पत्नी ने मेंटेनेंस का 125 का दावा किया और पति कह रहा है कि 125(4) के अंतर्गत ये तो भैया कानूनी रूप से निषिद्ध है, अगर आप व्यभिचार में रह रहे हैं और वह इस प्रश्न को उठाता है, तो क्या अंतिम निर्णय में इसका निर्णय किया जाएगा? पहले इंटरिम मेंटेनेंस दी जानी चाहिए, यह मेन प्रश्न था कि क्या इस प्रश्न को अंतिम निर्णय तक टाला जा सकता है। यही इस पूरे निर्णय का मूल बिंदु है। पूरा बेसिक जो निर्णय आया इसका पूरा बेस यही है। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 का उद्देश्य भूख, निर्धनता और परित्याग से सुरक्षा देना है, यानी भूख से, निर्धनता से और परित्याग से सुरक्षा देना है। यह सामाजिक न्याय का प्रावधान है, यह किसी धर्म विशेष का कानून भी नहीं है। देखिए 125 तो सब धर्मों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को सहायता देना है जो स्वयं अपना पालन पोषण नहीं कर सकता। लेकिन यही कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही, सामाजिक न्याय का अर्थ यह नहीं कि कानून में जो स्पष्ट अपवाद दिए गए हैं उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि सामाजिक न्याय का जो अर्थ है यह नहीं है कि कानून में जो स्पष्ट अपवाद एक्सेप्शंस दिए गए हैं उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाए। सेक्शन 125(4) आखिर कहता क्या है? कोर्ट ने पूरे सेक्शन 125 को पढ़ते हुए बताया कि उपधारा 4 स्पष्ट शब्दों में कहती है यदि पत्नी व्यभिचार में रह रही है, बिना उचित कारण पति के साथ रहने से इंकार करती है, या दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। भाई अगर दोनों ने आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं या बिना उचित कारण पति के साथ रहने से इंकार करती है या व्यभिचार में रह रही है, तो उसे मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। तो क्या अदालत इस प्रश्न को वर्षों तक लंबे रह सकती है? भाई यदि स्वयं कानूनी ये कह रहा है कि ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, अगर ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा तो क्या अदालत इस प्रश्न को वर्षों तक लंबित रह सकती है? यही वह प्रश्न था जिसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय में देने वाला है। दोस्तों, यहीं से फैसला एक लैंडमार्क जजमेंट भी बन जाता है, क्योंकि आज तक कई मामलों में यह कहा जाता रहा कि पहले इंटरिम मेंटेनेंस दे दो, एडल्ट्री का प्रश्न बाद में देखेंगे।
लेकिन क्या यह दृष्टिकोण कानून की भावना के अनुरूप है? इसी प्रश्न का उत्तर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया, जिस निर्णय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अब आते हैं इस निर्णय के इसी महत्वपूर्ण हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी सामाजिक न्याय का प्रावधान है, लेकिन सेक्शन 125(4) उसी कानून के भीतर एक वैधानिक अपवाद है। यदि अदालत इस अपवाद पर विचार ही ना करे और केवल अंतिम निर्णय तक उसे टालती रहे तो कानून का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यदि पति सेक्शन 125(4) का आवेदन देता है तो उसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 स्टेज थ्योरी को समझाया। कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को 3 चरणों में समझाने का प्रयास किया। पहला चरण, पत्नी द्वारा मेंटेनेंस का आवेदन, यानी कि अंतर्गत 125 सीआरपीसी, पत्नी ने आवेदन कर दिया मेंटेनेंस का। दूसरा चरण, यदि पति सेक्शन 125(4) का आवेदन देता है तो अदालत पहले यह देखेगी कि प्रस्तुत साक्ष्य प्रथम दृष्टया विश्वसनीय है या नहीं, प्रिमा फेसाई ये साक्ष्य विश्वसनीय भी है नहीं। तीसरा चरण, यदि सेक्शन 125 का उपधारा 4 लागू नहीं होता तभी मुख्य मेंटेनेंस आवेदन अंतिम निर्णय तक आगे बढ़ेगा। यानी अदालत इस प्रश्न को वर्षों तक लंबित नहीं रख सकती। जैसे हम सिविल में प्रिलिमिनरी इशू पहले तय करते हैं, तो इस बिंदु को भी पहले तय करना होगा। अगर 125(4) का आवेदन आता है तो अदालत पहले देखेगी कि प्रस्तुत साक्ष्य प्रथम दृष्टया प्रायः विश्वसनीय है नहीं। यदि सेक्शन 125 लागू नहीं होता तो आगे बढ़िए। अगर 125(4) लागू हो रहा है कि उसके निषिद्ध मान लिया कोर्ट ने प्रायः बताई तो मामला ही खत्म हो गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल आरोप लगाने से मेंटेनेंस, और स्पष्ट किया कि केवल आरोप लगा देना, आपने एक एफिडेविट बनाया और हमने सिर्फ एक आरोप लगा दिया कि आरोप लगा देना कि ये व्यभिचार में रह रही है, नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल आरोप लगाने से मेंटेनेंस नहीं रुकेगा। कहीं इस निर्णय का यह भी मतलब ना निकाल लिया जाए ना कि अरे आपने इसे आरोप लगाने शुरू कर दिया, अब तो ये पहले तय कर लो, आप मेंटेनेंस नहीं देंगे इंटरिम, नहीं। केवल आरोप लगाने से मेंटेनेंस नहीं रुकेगा। पति को स्पष्ट, विश्वसनीय और प्रथम दृष्टया मजबूत साक्ष्य, क्लियर साक्ष्य होना चाहिए, प्रस्तुत करने होंगे। और इसका यह भी नहीं कि इस स्तर पर पूरा ट्रायल हो जाएगा, लेकिन यदि रिकॉर्ड देखकर प्रथम दृष्टया लगे कि आरोप में दम है तो अदालत सेक्शन 125(4) के आवेदन का निर्णय करेगी। अब ऐसा नहीं आपने प्रथम दृष्टया साक्ष्य हो जाए, एकदम नहीं, पहले फिर उस प्रार्थना पत्र में निर्णय आएगा और कोर्ट फिर जैसे एविडेंस तय। जरूरी नहीं कि 125 का प्रार्थना पत्र स्वीकार ही हो जाए, खारिज भी हो सकता है, लेकिन एक डिसमिस भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले कोर्ट पूरा विचार करेगी। इस पूरे प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा, आखिरकार यह प्रार्थना पत्र क्या कह रहा है, इस पर पूरा विचार किया जाएगा। अगर अलाउ हो रहा होगा तो मामला खत्म, वरना आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन उस प्रार्थना पत्र पर विचार करने के लिए भी आपके पास प्राइमा फेसाई ठोस सबूत हो जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों अदालतों ने यह कहकर गलती की कि एडल्ट्री का प्रश्न केवल अंतिम सुनवाई में तय होगा। यदि ऐसा किया जाएगा तो सेक्शन 125(4) का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अब इस निर्णय का अत्यंत जो महत्वपूर्ण भाग है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पति ने अदालत में बड़ी संख्या में फोटोग्राफ्स, वीडियोस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रस्तुत किए। इन्हें देखकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया प्रश्न उठाया, ये फोटो किसने लिए? क्या इन्हें किसी प्राइवेट डिटेक्टिव ने एकत्र किया? यदि हां तो उनकी कानूनी स्थिति क्या है? कोर्ट ने कहा कि भारत में प्राइवेट डिटेक्टिव्स को नियंत्रित करने वाला कोई व्यापक कानून नहीं है, फिर भी आज अनेक मामलों में उनका उपयोग किया जा रहा है। इससे कई गंभीर प्रश्न उत्पन्न होते हैं। प्राइवेसी का अधिकार, पर्सनल डाटा की सुरक्षा, फोटो और वीडियो की जो स्वीकार्यता है, ऑथेंटिक है नहीं, यह एआई या मॉर्फिंग द्वारा छेड़छाड़, एआई से मॉर्फिंग से क्या छेड़छाड़ तो नहीं की गई, और एविडेंस की विश्वसनीयता, इन सभी विषयों पर विधायी व्यवस्था की आवश्यकता है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि इन जो बिंदु आ रहे हैं ना,
इन पे एक विधायी कानून की आवश्यकता है, और लिखा भी कोर्ट ने इस निर्णय के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि नहीं इस पे कानून बनाइए, आप इस पे कानून की आवश्यकता है। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विकल्प नहीं है। जो आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप इसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विकल्प नहीं मान सकते, और इस पे कोई विधायी व्यवस्था भी आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर भरोसा किया जाना है तो उसकी स्वीकार्यता सेक्शन 65B के अनुसार परखी जाएगी। सिर्फ फोटो या वीडियो प्रस्तुत कर देना पर्याप्त नहीं है, उनकी सत्यता और कानूनी स्वीकार्यता भी आवश्यक है। और अब अंत में यह देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा क्या कहा। और कोर्ट देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया, सेट असाइड कर दिया। मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा गया ताकि सेक्शन 125(4) के आवेदन का मेरिट्स पर निर्णय किया जाए, यानी कि मैच पे देखा जाए वीडियो फोटो स्वीकार है नहीं है, क्या पूरा मेरिट पे देखा जाए। सिर्फ यह कह देना कि इस प्रार्थना पत्र को सुनेंगे नहीं, इस आदेश को कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इस निर्णय में जो कोर्ट ने किए निम्न सिद्धांत स्थापित किए। केवल एडल्ट्री का आरोप पर्याप्त नहीं है, पति को प्रथम दृष्टया विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। अदालत सेक्शन 125(4) के आवेदन को अंतिम निर्णय तक लंबित नहीं रख सकती। यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो उस आवेदन पर पहले निर्णय करना होगा। यदि आपको वीडियो फोटोग्राफी देखा जाए तो जांच होगी, सब कुछ होगा। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की स्वीकार्यता सेक्शन 65B के अनुसार ही परखी जाएगी। प्राइवेट डिटेक्टिव द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों की भी कठोर न्यायिक जांच होगी, कठोर न्यायिक जांच होगी। अब हमारा उद्देश्य था आपके सम्मुख इस निर्णय को लाना। अंत में इस निर्णय का जो है हम आपके सम्मुख वो भी लेके आ रहे हैं कि आपका साइटेशन क्या है। एक डिस्क्लेमर अंत में भी दे रहे कि हमारा सिर्फ आपके लिए प्रयास था कि जो भी निर्णय आ रहे हैं उसको आपकी जानकारी तक ले आए। कोई दिल्ली दौड़ भाग के उसमें हम निर्णय हमारे नहीं पढ़ पाते, तो एक जानकारी के लिए निर्णय आपके सम्मुख लेकर आए। निर्णय का हम साइटेशन दे रहे हैं। किसी भी विचार को अपने को अंतिम रूप देने से पहले आप उस पूरे निर्णय को पढ़ लें। निर्णय की जब साइटेशन आपके सम्मुख में देने जा रहे हैं तो पूरा निर्णय आपके सम्मुख आ जाएगा। और हमारा हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण यदि आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें। आपके एक एक लाइक से हम लोगों को एक ऊर्जा मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो प्रयास है ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है। बीच में कई बार हम लोग थोड़ा सा इंटरवल हो जाता है, व्यवस्था रहती है कोर्ट में और जगह पे, तो लेकिन प्रयास रहता है कि हम समय समय पर लाए। और यही प्रयास रहता है कि जब काफी देर हो जाए कि कोशिश करते हैं कि लेकर आते हैं, रेगुलर आते हैं। प्रयास ये करेंगे रेगुलर आते हैं। अगले निर्णय में फिर हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। उससे पहले जो मैंने आपको साइटेशन बताना है, देखिए साइटेशन आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा। 2026 का IRSC 778 है निर्णय है। भारत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचोली जी का निर्णय है। पार्टी का नेम है हिमांशी चोड़ाडिया, अपीलकर्ता बनाम वर्सेस राजस्थान राज्य और अन्य प्रतिवादी हो गए। और आपराधिक अपील संख्या क्रिमिनल अपील नंबर जो है 2026। स्पेशल लीव पेटिशन का नंबर आ गया क्रिमिनल का 3171 ऑफ 2025 से जो ऊपर है। और जो निर्णय की तिथि देखी है 31 जुलाई 2026। 31 जुलाई 2026 का निर्णय है। आज हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय की चर्चा करी। कल फिर किसी निर्णय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।